हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम एकेडमी। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 11 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 2। चैप्टर नंबर 1 है हमारा सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था? इसके लेक्चर नंबर 1 में हमने देखा व्हाट इज मैटर, व्हाट इज केमिस्ट्री, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, फिजिकल क्लासिफिकेशन देखा, केमिकल क्लासिफिकेशन देखा। आज हम देखने वाले हैं फर्स्ट टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, सेकंड हम देखेंगे मेजरमेंट ऑफ मैटर, थर्ड हम देखेंगे मास एंड वेट, फोर्थ हम देखेंगे वॉल्यूम और फिफ्थ हम देखेंगे डेंसिटी। तो चलिए फिर कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और नोट्स के लिए आपको नोट करने की जरूरत अभी नहीं है, लास्ट में आप नोट कर लीजिएगा या फिर पीडीएफ मैं सेंड कर दूंगा, उससे आप अपना नोट्स तैयार कर लीजिएगा। नोट्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर गिवन है उसमें अपना डिटेल सेंड कर दीजिए, आपको फिर मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। हमने लास्ट क्लास में जो मैटर समझा था उनके अलग अलग प्रॉपर्टीज होते हैं और सारे प्रॉपर्टीज को हम सिर्फ 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी। तो हमारा जो टॉपिक है फर्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। We can classify all these properties in 2 categories. First one is physical properties and second one is chemical properties. So what is physical properties? Physical properties are those properties which cannot be measured without changing the identity of substance. Physical properties वो properties होते हैं जिनको हम तब तक मेजर नहीं कर सकते जब तक कि उसकी आइडेंटिटी में चेंज ना हो, जब तक सब्सटेंस की आइडेंटिटी चेंज ना हो जाए। क्लियर है? सो फिजिकल प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज विच कैन नॉट बी मेजर्ड without changing the identity of substance। क्लियर है? या दूसरे लैंग्वेज में आप बोल सकते हैं जब आइडेंटिटी चेंज होता है तो वहां पर एक फिजिकल क्वांटिटी या फिजिकल प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जांपल फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारे पास हैं स्टेट्स, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, शॉर्ट में एमपी बीपी, कलर ऑफ सब्सटेंस, ऑर्डर ऑफ सब्सटेंस एटसेट्रा। दीज आर फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हम समझते हैं कि ये क्या बोलना चाह रहा है विदाउट चेंजिंग आइडेंटिटी। इसका मतलब क्या है? इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं स्टेट की। स्टेट क्या क्या होते हैं? सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो जब स्टेट चेंज होता है तो उस सब्सटेंस की आइडेंटिटी चेंज हो जाती है। जैसे कि अगर हम बात करें आइस की, तो आइस कौन से स्टेट में होता है? सॉलिड स्टेट में। और जब वो लिक्विड में चेंज होता है तो उस आइस का नेम क्या हो जाता है? वाटर। ठीक है, स्टेट चेंज हुआ, आइडेंटिटी चेंज हुआ। जब हम लिक्विड में वाटर की बात करते हैं, उसको हम बॉयल करते हैं तो गैस फॉर्म में होता है। तो लिक्विड में वाटर था, जब वो गैस बना तो क्या हो गया? वेपर। तो ऐसे प्रॉपर्टीज जिनके चेंज होने से आइडेंटिटी चेंज हो जाती है क्या कहलाएगी? फिजिकल प्रॉपर्टीज। एग्जांपल है स्टेट्स, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कलर, ऑर्डर। क्लियर हुआ? नेक्स्ट हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। सो व्हाट इज केमिकल प्रॉपर्टीज? Chemical properties are those properties which can be measured by chemical changes। जब भी केमिकल चेंज होगा तो वहां पर क्या एग्जिस्ट करेगा? केमिकल प्रॉपर्टीज। Chemical properties are those properties which can be measured by chemical changes। क्लियर है? जब केमिकल चेंज होगा तब वहां पर कौन सा प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करेगा? केमिकल प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल एसिडिटी,
बेसिसिटी, कंबस्टिबिलिटी एटसेट्रा, दीज आर केमिकल प्रॉपर्टीज। क्लियर है? फिजिकल प्रॉपर्टीज कब एग्जिस्ट करेगा? जब सब्सटेंस की आइडेंटिटी चेंज होगी, या फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम तब मेजर कर सकते हैं जब सब्सटेंस की आइडेंटिटी ही चेंज हो जाए। क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टी तब एग्जिस्ट करेगा जब केमिकल चेंजेस होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें मिल्क, तो मिल्क कौन से नेचर का है? बेसिक नेचर का। जब वो कर्ड्स में चेंज होता है तो क्या हो जाता है? वो एसिडिक नेचर का। तो ये जो चेंजेस है, कैसा चेंज है? केमिकल चेंजेस है, क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू हुआ है। तो इस तरह से जब केमिकल चेंज होगा तो क्या हो जाएगा? वहां पर केमिकल प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम देखने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ मैटर। इसको मैं इरेज कर दूं। देखिए मेजरमेंट ऑफ मैटर में हम क्या देखेंगे? मेजरमेंट ऑफ मैटर में हम देखेंगे कि ये जो चेंजेस हैं एक्चुअल में ये कितने अमाउंट में चेंज हुआ है, इन्हीं को हमको मेजर करना है। क्लियर है? तो फिर इरेज करूं मैं इसको? ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ मैटर। तो मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल क्वांटिटीज, केमिकल क्वांटिटीज, इसमें कितने चेंजेस हुए हैं, उन्हीं चेंजेस को हमको मेजर करना है, और उनके लिए हम टॉपिक देखेंगे मेजरमेंट ऑफ मैटर। सो मैटर को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज, और फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं उनके एसआई यूनिट से। तो अब हमको देखना है फिजिकल क्वांटिटीज एंड देयर एसआई यूनिट्स। एसआई यूनिट्स मीन्स द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो चलिए मैं कॉलम बना रहा हूं, उस कॉलम में मैं इनको अच्छे तरीके से नोट कर दे रहा हूं। फिजिकल क्वांटिटीज, और इस तरफ हम देखेंगे उनके एसआई यूनिट्स। सो फर्स्ट हमारे पास होते हैं लेंथ। फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटीज इज लेंथ, जिसको हम स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस लेंथ का एसआई यूनिट होता है मीटर, जिसको हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? सेकंड हमारे पास है मास। मास को हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल और कैपिटल दोनों ही एम से रिप्रेजेंट करते हैं एज पर दी कंडीशन। ठीक है? और मास का यूनिट क्या होगा? मास का ऐसा यूनिट होगा किलोग्राम, जिसको हम शॉर्ट में केजी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? तो फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी लेंथ, जिसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका ऐसा यूनिट है मीटर, और इसको हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड फिजिकल क्वांटिटी है मास, जिसको हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट है किलोग्राम, रिप्रेजेंट करते हैं केजी से। ठीक है? अब हम देखेंगे थर्ड फिजिकल क्वांटिटी। थर्ड फिजिकल क्वांटिटी है टाइम। टाइम, इसको हम स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका यूनिट है सेकंड, जिसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? फोर्थ फिजिकल क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका यूनिट होता है एम्पियर।
ठीक है, आप फ़ोन में चार्जर यूज़ करते हैं तो आप वहाँ पर चेक करना 2 एम्पियर, 0.03 एम्पियर, 2 एम्पियर, अलग अलग एम्पियर के आते हैं। ठीक है, इसको हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे फिफ्थ, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। इसको हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करेंगे और इसका यूनिट होगा केल्विन। जिसको हम के से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो हमने 5 फिजिकल क्वांटिटीज देख लिया। अब हम देखने वाले हैं 6 फिजिकल क्वांटिटीज। 6 नंबर पे आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसको हम एन से रिप्रेजेंट करेंगे और इसका यूनिट होगा मोल, जिसको हम शॉर्ट में MOL से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है? तो ये केमिस्ट्री में एलिमेंट, एटम, इन सबको मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल का यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे 7th नंबर फिजिकल क्वांटिटी। 7th नंबर फिजिकल क्वांटिटी है हमारे पास ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम IV से रिप्रेजेंट करेंगे और इसका यूनिट है कैंडेला, जिसको हम CD से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे 7 फिजिकल क्वांटिटीज है जिनसे हम मैटर को मेजर करते हैं। क्लियर है? फर्स्ट हमने क्या देखा, लेंथ, जिसको हम L से रिप्रेजेंट करेंगे, इसका यूनिट होगा ऐसा यूनिट मीटर, जिसको हम M से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट मास, मास को हम M से रिप्रेजेंट करेंगे, इसका यूनिट होगा किलोग्राम, किलोग्राम को हम रिप्रेजेंट करेंगे kg से, ऐसा यूनिट kg। नेक्स्ट टाइम, टाइम को हम स्मॉल t से रिप्रेजेंट करेंगे, इसका यूनिट है सेकंड, सेकंड को हम s से रिप्रेजेंट करेंगे। फोर्थ है इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हम I से रिप्रेजेंट करेंगे, इसका यूनिट है एम्पियर, इसको हम A से रिप्रेजेंट करेंगे। फिफ्थ टेम्परेचर, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, इसको हम T से रिप्रेजेंट करेंगे, यूनिट है केल्विन, केल्विन को K से रिप्रेजेंट करेंगे। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस N से रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल n से, इसका यूनिट है मोल, शॉर्ट में इसको सिंबल के फॉर्म में MOL से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट 7 ल्यूमिनस एन से इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम IV से रिप्रेजेंट करेंगे, इसका यूनिट है कैंडेला, कैंडेला से D से रिप्रेजेंट करेंगे। सो दीज आर फिजिकल क्वांटिटीज बाय विच वी कैन मेजर द अमाउंट ऑफ मैटर। क्लियर है? चलिए अब हम देखते हैं थर्ड टॉपिक। हमारा थर्ड टॉपिक क्या है? मास एंड वेट। तो इसको मैं इरेज करता हूं फिर। चलिए अब हम नेक्स्ट देखने वाले हैं मास एंड वेट। जनरली मास एंड वेट स्टूडेंट लोगों को ऐसा लगता है कि दोनों सेम हैं, बट दोनों में डिफरेंस है। मास और वेट दोनों को प्रैक्टिकल वे में कंपैरिजन करके हम समझते हैं। फर्स्ट हम समझते हैं व्हाट इज मास। मास को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर सिंपल वे में बोला जाए तो किसी भी सब्सटेंस का मास, उसका जितना अमाउंट उसमें प्रेजेंट है वही अमाउंट क्या है? मास है। सो मास ऑफ एनी सब्सटेंस इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन इट। किसी भी सब्सटेंस का मास, उसमें जितना अमाउंट प्रेजेंट है वही उसका मास है। क्लियर है? मास क्या है? जो भी अमाउंट प्रेजेंट है वही उसका मास है। तो आपको क्या केयर करना है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज मास ऑफ सब्सटेंस। इसका यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट होगा किलोग्राम,
जिसको हम केजी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमने स्टेट ऑफ मैटर में भी पढ़ा हुआ है। अब इसको प्रैक्टिकल वे में समझने के लिए इसका वेट से कंपैरिजन जरूरी है। वेट से कंपेयर किए बिना हम इसको अच्छे फॉर्म में नहीं समझ सकते। तो हम देखेंगे अब वेट। वेट को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। सो व्हाट इज वेट? एक्चुअली वेट को अगर सिंपल फॉर्म बोला जाए तो किसी भी सब्सटेंस पर ग्रेविटी अपनी तरफ जो भी फोर्स एक्सर्ट करती है वही क्या है? वेट है। चलिए पहले समझते हैं व्हाट इज वेट। वेट ऑफ अ सब्सटेंस इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी on that substance। क्लियर है? किसी भी सब्सटेंस पर ग्रेविटी अपनी तरफ जो फोर्स एक्सर्ट करती है वही फोर्स क्या है? वेट है। एंड यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन। ठीक है? फोर्स ऑफ यूनिट ऑफ फोर्स इज यूनिट ऑफ वेट। क्लियर है? जो फोर्स का यूनिट होगा वही क्या है? वेट का यूनिट है। तो क्या है उसका यूनिट? उसका यूनिट क्या है? न्यूटन। क्लियर है? न्यूटन इज द यूनिट ऑफ वेट। अब हम समझते हैं प्रैक्टिकल वे में कि आखिर दोनों में डिफरेंस क्या है। लेट सपोज हम कोई 5 kg का एक सब्सटेंस अपने हाथ में होल्ड किए हुए हैं। 5 kg का हमने एक मटेरियल रखा हुआ है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ते जाएगा ये जो 5 kg का सब्सटेंस है हमको हैवी फील होते जाएगा। अब ये हैवी क्यों फील होगा? एक समय के बाद अगर हम इसको 1 घंटे तक होल्ड करके रख ले तो ये हमको लगेगा कि हमने कोई 30-40 kg का हम कोई सब्सटेंस रखे हुए हैं, हमारा हाथ ऐसे गिर जाएगा। तो ये हमको हैवी क्यों फील हो रहा है? ये हैवी इसलिए फील हो रहा है क्योंकि ग्रेविटी, अर्थ की जो ग्रेविटी है वो इस सब्सटेंस को अपनी तरफ पुल कर रही है, मतलब अपनी तरफ फोर्स लगा के उसको पुल कर रही है, जिसकी वजह से वो हैवीनेस फील हो रहा है। तो सब्सटेंस कितने केजी का हमने लिया था? 5 kg का सब्सटेंस। तो 5 kg क्या है? उसका मास है। लेकिन उस 5 kg के मास पे ग्रेविटी जो फोर्स एक्सर्ट करके पुल कर रही है जिसकी वजह से वो हैवी लग रहा है, तो वही जो फोर्स है क्या कहलाएगा? वेट कहलाएगा। क्लियर है? इससे ये क्लियर हो रहा है कि अलग अलग स्पेस में, अलग अलग प्लेस में ग्रेविटी का वैल्यू अलग होगा, और ग्रेविटी का वैल्यू अगर अलग है तो जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है वो भी अलग होगा, और अगर फोर्स अलग होगा तो वेट का वैल्यू भी क्या होगा? अलग होगा। क्लियर है? तो यहां से हम एक चीज समझ सकते हैं कि जो मास है ये मास क्या होगा? मास फिक्स होगा। मास क्या होगा? फिक्स होगा। लेकिन अगर हम वेट की बात करें तो वेट क्या करेगा? वेट वेरी करेगा। क्लियर है? तो देखिए अगर हम अर्थ के लिए बात करें तो यहां पे समझते हैं वेट W इक्वल टू क्या होगा? मास। जो भी मास है उस पर ग्रेविटी जितना फोर्स एक्सर्ट कर रही है, तो मास इनटू ग्रेविटी, दिस इज वेट। इसको अगर हम चाहें तो नोटेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। W इक्वल टू मास को M और ग्रेविटी को G से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपने कई बार देखा होगा W इक्वल टू mg हम जो यूज करते हैं। यहां पे देखिए इस W का यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट होगा न्यूटन। यहां ग्रेविटी की अगर हम बात करें तो अर्थ की ग्रेविटी कितनी होती है? 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर आप चाहो तो यूनिट चेंज कर सकते हो। 9.81 ये हो जाएगा न्यूटन पर केजी। सो दिस इज वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन G फॉर अर्थ। तो ये है डिफरेंस मास और वेट में। क्लियर है? मास हमेशा कांस्टेंट होगा। मास जो हमने 5 kg का होल्ड किया था वो 5 kg ही है, लेकिन समय जैसे आगे बढ़ते जा रहा है वो स्टार्टिंग में हमको 10 kg का फील हुआ, थोड़ा और हैवी फील हुआ, फिर वो हमको 50 kg तक का फील हुआ, फिर वो ऐसे हमारा हाथ इस तरह से झुक जाएगा। तो वो जो हैवीनेस फील हो रहा है वही हैवीनेस क्या है? वेट है। और वो किसकी वजह से है? ग्रेविटी जो फोर्स एक्सर्ट कर रही है उसकी वजह से। तो सिंपल में बोला जाए तो weight is what? Weight is force exerted by gravity on the substance. Clear है? And what is mass? Mass is the amount of substance present in that substance. Clear है? चलिए अब हम समझते हैं अगला टॉपिक, वॉल्यूम। सो अब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, वॉल्यूम। वॉल्यूम को हम V से रिप्रेजेंट करते हैं। सो व्हाट इज वॉल्यूम?
वॉल्यूम ऑफ एनी सब्सटेंस इज द 3D स्पेस ऑक्यूपाइड बाय दैट सब्सटेंस। क्लियर है? 3 डायमेंशनल स्पेस जो भी ऑक्यूपाई करता है वही उसका वॉल्यूम है। सो वॉल्यूम इज द 3D space, or you can say 3-dimensional space occupied by substance। कोई भी जो ऑब्जेक्ट है या कोई भी सब्सटेंस है 3 डायमेंशनल स्पेस जो ऑक्यूपाई करेगा वही क्या है उसका वॉल्यूम है। 3 डायमेंशनल मीन्स ये हमारे पास 3D डायग्राम, लेट सपोज दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड। तो इन तीनों डायरेक्शन में जितना भी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा वही क्या है वॉल्यूम। सपोज कोई ऑब्जेक्ट है जिसका एक्स डायरेक्शन में ये है लेंथ जिसको हम स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करेंगे, y डायरेक्शन में इसका ब्रेथ जिसको हम b से रिप्रेजेंट करेंगे, और z डायरेक्शन में इसका हाइट जिसको हम h से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ओवरऑल अगर इसके हम वॉल्यूम की बात करें तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? इट्स वॉल्यूम विल बिकम लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। ठीक है? तो वॉल्यूम उसी ऑब्जेक्ट का होगा जो तीनों ही एक्सिस में, तीनों ही डायरेक्शन में स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। प्रैक्टिकल एग्जांपल समझते हैं। सपोज हमारे पास एक बुक है, उस बुक का लेट सपोज एग्जांपल के लिए ये हमारे पास एक बुक है। ठीक है? इस बुक का देखिए ये है लेंथ, ये है ब्रेथ और ये है इसका हाइट, तीनों है। तो इसका हम वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर सकते हैं, इसका हम वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं। देखिए मैंने इस बुक को मैं क्या करता हूं, एक डायग्राम इस तरह से इसका, ये हमारे पास एक बुक है, ये हमारे पास एक बुक है। ठीक है? लेंथ ब्रेथ और हाइट आप किसी को भी एज्यूम कर लिया। तो ये जो सेंटर है यहां से ये एक एक्सिस हो गया, ये एक्सिस जो लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा। लेट सपोज ये जो एक्सिस है वाई एक्सिस जो उसके ब्रेथ को रिप्रेजेंट करेगा, और ये जो एक्सिस है जो उसके हाइट को रिप्रेजेंट करेगा जेड एक्सिस। ठीक है? तो इस बुक का मैं जूम कर लेता हूं, ये जो लेंथ है ये यहां तक से यहां तक इसका जो लेंथ है, लेट सपोज इसका लेंथ मैं जूम कर लिया 10 मीटर। ठीक है? इसका जो ये ब्रेथ है यहां से लेकर के इसका जो ब्रेथ इसको मैं जूम कर लेता हूं 6 मीटर। ठीक है? और ये है इसका हाइट, ये हाइट आपको लग रहा होगा कि ब्रेथ तो छोटा है हाइट बड़ा है, लेकिन हम बुक को जानते हैं ना, बुक का जो हाइट छोटा था, तो इसके हाइट को मैं एज्यूम कर लेता हूं 2 मीटर। ठीक है? तो इसका वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा वॉल्यूम इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। दैट इज लेंथ कितना है 10 मीटर, ब्रेथ कितना है 2 मीटर, और हाइट कितना है यहाँ पे, सॉरी हाइट कितना है, ये है हाइट 2 मीटर और ये ब्रेथ है 6 मीटर। तो ये 6 मीटर और हाइट हो गया 2 मीटर। ओवरऑल मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना हो जाएगा, 2 इंटू 6 12, 12 इंटू 10 120, और ये मीटर 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 क्यूब। सो दिस इज वॉल्यूम। सो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ एनी मैटर। क्लियर है? ये हमने एक सॉलिड के लिए देखा, हम लिक्विड का भी कैलकुलेट कर सकते हैं और गैस का भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? तो इस तरह से हम वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। वॉल्यूम क्या होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट 3 डायमेंशन में जो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा वही उसका वॉल्यूम है। एक छोटा सा क्वेश्चन, सर्कल और स्फीयर आपको पता है ना, तो सर्कल का कभी वॉल्यूम क्यों नहीं हम निकालते, क्यों मेजर नहीं करते हैं, और स्फीयर का वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं। स्फीयर का एग्जांपल आप एक फुटबॉल से रिलेट कर लीजिए और सर्कल का एग्जांपल आप एक कॉइन से रिलेट कर लीजिए। ठीक है?
तो हम स्फेयर का वॉल्यूम इसलिए निकालते हैं क्योंकि एक जो फुटबॉल है वो तीनों ही डायरेक्शन में स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसका लेंथ भी होता है, वेट भी होता है और हाइट भी होता है। लेकिन अगर मैं कॉइन की बात करें तो कॉइन का 2 डायमेंशन स्पेस होता है, मतलब उसका लेंथ होगा और विड्थ होगा, लेकिन कॉइन का हाइट बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है। तो उस नेग्लिजिबल को हम काउंट नहीं करते हैं, इसीलिए उसका वॉल्यूम हम कैलकुलेट नहीं करते हैं। क्लियर हुआ? तो हम वॉल्यूम किसका कैलकुलेट कर सकते हैं? वॉल्यूम उसी ऑब्जेक्ट का कैलकुलेट करेंगे जो 3 डायमेंशनल स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट अब हम देखने वाले हैं डेंसिटी। सो आवर लास्ट टॉपिक इज डेंसिटी। डेंसिटी जिसको हम डी से रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल डी या कैपिटल डी कुछ भी लिख सकते हैं। सो व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी इज द अमाउंट ऑफ मास प्रेजेंट इन पर यूनिट वॉल्यूम। पर्टिकुलर वॉल्यूम में, पर यूनिट वॉल्यूम में कितना अमाउंट सब्सटेंस का प्रेजेंट है, कितना मास प्रेजेंट है, वही क्या उसकी डेंसिटी है। सो डेंसिटी इज व्हाट? इट इज द अमाउंट ऑफ मास present in per unit वॉल्यूम। क्लियर है? पर यूनिट वॉल्यूम में जितना मास प्रेजेंट है वही क्या है? डेंसिटी। तो फॉर्मूला के वे में हम कैसे लिख सकते हैं? डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। क्लियर है? इन दिस वे वी कैन राइट डेंसिटी। क्लियर है? यहाँ पे इसका यूनिट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मास का यूनिट केजी और वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब। तो इस तरह से डेंसिटी का यूनिट क्या हो गया? डेंसिटी का यूनिट हो गया केजी मीटर क्यूब। क्लियर है? चलो एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए। फाइंड द density of a substance if mass is 10 kg and volume is 100 मीटर क्यूब। ठीक है? हमको एक सब्सटेंस की डेंसिटी फाइंड आउट करनी है जिसका मास कितना है? मास है 10 kg और वॉल्यूम कितना है? 100 m क्यूब, 100 मीटर क्यूब। तो डेंसिटी निकालने के लिए डेंसिटी का फॉर्मूला यूज करेंगे। डेंसिटी इक्वल टू हमको पता है क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो देखिए मास कितना है? मास है हमारे पास 10 kg और वॉल्यूम कितना है? 100 मीटर क्यूब। तो यहाँ से देखिए 10 कैंसल, तो फाइनली क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये हो जाएगा 1/10 kg पर मीटर क्यूब। इसको थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं तो डेंसिटी क्या हो जाएगा? डेंसिटी इक्वल टू 0.1 kg मीटर क्यूब। सो मास अपॉन वॉल्यूम क्या होगा? डेंसिटी। इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट डेंसिटी। सो हमने आज का टॉपिक कंप्लीट कर लिया। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आगे के टॉपिक के साथ में। थैंक यू।